दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी गुस्सैल पति की मासूम वाइफ। ये कहानी का पार्ट 10 है। पार्ट 9 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। साक्षी धीरे धीरे कपूर परिवार का दिल जीत लेती है, खासकर गीता देवी का। दूसरी तरफ आरव, जो उससे दूर रहने की कोशिश करता है, अनजाने में उसके लिए पॉजेसिव और परेशान होने लगता है। साक्षी के भाई की सगाई में उसका एक लड़के के साथ डांस देख आरव जल उठता है। इसी जलन और गलतफहमी में वह चुपके से तलाक का पेपर बनवा लेता है। लेकिन अब साक्षी घर लौटते समय कार में वही पेपर पढ़ लेती है तो आंसुओं से भरी आंखों के साथ आरव से पूछ बैठती है, क्यों तलाक देना चाहते हो आप मुझे। अब कहानी में आगे। साक्षी बोली, क्यों तलाक देना चाहते हो आप मुझे, क्या यह जान सकती हूँ। साक्षी, मेरा मतलब है कि आरव जितना आसान सोच रहा था, साक्षी को यह बात कहना उतना ही आसान नहीं था। उसने साक्षी की आंखों में देखकर मानो अपनी बातें कहना ही भूल गया हो। साक्षी की आंखें उसे अपने आप पर शर्मिंदा महसूस करवा रही थी। साक्षी दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर आई और आरव के सामने खड़े होते हुए बोली, कहिए मिस्टर कपूर, आप मुझे तलाक क्यों देना चाहते हैं? कुछ तो कारण होगा। आरव उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, साक्षी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जिसकी ज़िंदगी में तुम रहोगी वो हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि तुम अपने आसपास के लोगों को खुश रखना जानती हो। मैंने मेरी तारीफ नहीं पूछी आपसे मिस्टर कपूर, मैंने पूछा कि आप मुझे तलाक क्यों दे रहे हैं, कारण बताइए। साक्षी की आवाज़ थोड़ी तेज थी। साक्षी ने आरव के दोनों हाथों को अपने बाजुओं से झटक कर हटा दिया। आरव के हाथ में मौजूद उन तलाक के पेपरों पर उसके सामने दिखाते हुए वह बोली, यह बनवाने का कारण बताइए मुझे। साक्षी, तुम जानती हो ना हमारी शादी किन हालातों में हुई, ऊपर से तुम्हारे और मेरे बीच में उम्र का फासला। साक्षी, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी उम्र में तुम्हें किसी से भी प्यार हो सकता है। तुम अपनी पसंद का लड़का डिजर्व करती हो, और मेरी पसंद क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? ऑफ कोर्स तुम डिसाइड करोगी। तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हो एंड आई एम श्योर कि आगे भी खुश रहोगे। मैं तो बस बीच में आ गया तुम दोनों के। आरव के मुंह से यह सुनते ही साक्षी हैरान हो गई। आरव के एक कदम नज़दीक आते हुए वह बोली, हम दोनों खुश रहेंगे मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर कपूर? मैं अर्पित की बात कर रहा हूँ। तुम उसके साथ में काफ़ी अच्छी लगती हो, हम उम्र भी हो। साक्षी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे तो अर्पित का नाम सुनते ही मानो ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई बड़ा सा पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके अजीब से बन रहे चेहरे को देखकर मुझे पता चल चुका है, आरव बोला, तुम्हारे और अर्पित के बारे में। मैं किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई और लड़का हो। मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहता। तुम समझ रही हो? अच्छा, तो आपको लगता है कि क्योंकि मैं अर्पित के क्लोज हूँ आप सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे? साक्षी, तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है। प्लीज़ यह अनजान बनकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ताज्जुब होता है मिस्टर कपूर मुझे आपकी थिंकिंग पर। अब साक्षी को गुस्सा आ रहा था। ओह कम ऑन साक्षी, बी मैच्योर। तुम्हारे बॉयफ्रेंड अर्पित के बारे में मुझे सब पता चल चुका है। आरव ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहा, एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा है आपको। आप मैच्योर तो बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर कपूर, तो मुझे मैच्योर होने का हवाला मत दीजिए। आरव उसकी बात सुन रहा था। उसे भी गुस्सा आ रहा था कि साक्षी अब भी इनकार कर रही थी। साक्षी, अब झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको किसने मेरे और अर्पित के बारे में बताया? आपको कैसे लगा कि अर्पित मेरा बॉयफ्रेंड है? किसी के बताने की क्या ज़रूरत है? दिखता है यह साक्षी, जिस तरह से तुम और अर्पित एक दूसरे के साथ रहते हो, मुझे क्या हर किसी को पता चल जाएगा। अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ एक दोस्त है तो क्या आप कहेंगे?
साक्षी, मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ कि एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती किस हद तक हो सकती है यह ना समझ पाऊँ। मिस्टर कपूर, कमाल की दोहरी मानसिकता है आपकी। एक लड़का और लड़की के दोस्त होने के बीच में मुझे वह समझ रहे हैं जिसकी बेस्ट फ्रेंड खुद एक लड़की थी। आपके और नेहा जी के दोस्ती किस हद तक करीब थी, क्या आप भूल चुके हैं? साक्षी, चीखते हुए आरव ने अपना हाथ मारने के लिए उठाया। क्या हुआ मिस्टर कपूर, गुस्सा आ रहा है आपको? मारने का मन कर रहा है? इसी तरह का मुझे भी गुस्सा आया था आप पर। मेरा भी आपको मारने का मन किया था। तुम अपने और अर्पित के बीच में मेरे और नेहा की दोस्ती को कभी भी नहीं ला सकती। वी आर ओनली बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, आपके किसी लड़की के साथ करीबी हो तो वो दोस्ती, लेकिन मेरा किसी लड़के के साथ करीबी हो तो वो बॉयफ्रेंड। यह कैसे हो गया मिस्टर कपूर? आरव बिना कुछ कहे साक्षी को घूर कर देख रहा था और साक्षी भी उसी तरह गुस्से से उसकी ओर देख रही थी। वह भले ही मासूम थी, दुनियादारी ना समझती हो, लेकिन इतनी मैच्योर थी, इतनी समझदार थी, अपने लिए स्टैंड लेना अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि रोकर चुप बैठने से बेहतर होता है अपने लिए लड़ना और अपने हक को हासिल करना। आरव, जिसका हाथ अभी भी साक्षी को मारने के लिए उठा हुआ था, उसने उस हाथ को नीचे किया और साक्षी के हाथ से वह पेपर छीन कर कहा, इस पर साइन करो और उस लड़के के साथ जाकर खुश रहो। मैं किसके साथ खुश रहूंगी इस बात की दुहाई आप मत दीजिए मिस्टर कपूर। मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। और रही बात अर्पित की, साक्षी ने पेपर लिया, आरव के जेब से पेन निकाला और कार के ऊपर रखकर उस पर साइन करते हुए बोली, लीजिए, कर दिया मैंने साइन। लेकिन यह बात कहना मैं नहीं छोड़ूंगी मिस्टर कपूर। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन बताना भी जरूरी है। अर्पित मेरा भाई है, मेरे सगे मामा का बेटा। अभी जिसकी एंगेजमेंट में मैं गई थी वह अर्पित के बड़े भाई का था। बचपन से उनके घर में आना जाना रहा है। हम उम्र रहे हैं, एक क्लास में रहे हैं और इसीलिए मैं उसके करीब रही हूँ। एक भाई और बहन की नज़दीकी को इतना गंदा समझने का काम वाकई में मिस्टर कपूर आप ही कर सकते हैं। और रही बात मेरी पसंद के लड़के के साथ रहने की, साक्षी ने आरव को पेपर देने के बाद उनका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आपको पता है, पहली नज़र में भा गए थे आप मुझे। सिर्फ इसीलिए शादी के लिए नहीं मानी थी क्योंकि दोनों परिवारों की इज्जत बचानी थी, बल्कि इसीलिए मानी थी क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते थे। आरव अर्पित के भाई होने की बात से इतना ज़्यादा हैरान हो चुका था कि अब उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। वह बस साक्षी को देख रहा था जिसकी आंखों में पानी भरने लगा था। उसे साइन किए हुए डिवोर्स पेपर को आरव की जेब में डालते हुए वह जोर से चिल्लाकर बोली, खुश हो गए आप? अब मिल गया डिवोर्स आपको मुझसे। जाइए, जल्दी जाइए, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी लीजिए, लेकिन प्लीज़ लोगों को उसी के तराजू में तौलिए जिस तराजू में आप खुद को तौलते हैं। अगर नेहा दी आपकी सिर्फ दोस्त हो सकती हैं तो मेरी भी दोस्ती किसी लड़के के साथ इस हद तक हो सकती है। आरव उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, साक्षी ने अपने हाथों को उसके हाथों में आने ही नहीं दिया। अपनी आंखें छोटी करके उसके करीब आके बोली, आप जब बारात लेके आए थे ना, और मुझे पता चला था कि आपकी शादी पूजा दी से होने वाली है, बता नहीं सकती कितनी जलन हुई थी मुझे, क्योंकि अच्छे लगते थे आप मुझे। बिजनेस वर्ल्ड में आरव कपूर को कौन नहीं जानता। मैं सच में कंफ्यूज। आरव खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि क्या कहे। उसे सच में कितनी बड़ी गलती हो गई थी। एक बार बात करना, पूछना तो बहुत दूर की बात है। उसने उस फाइल तक को पूरा नहीं पढ़ा। उस तस्वीर को देखते ही उसने उसे पलट कर रख दिया था। वह कैसे भूल गया कि उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड एक लड़की है, तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच में भी सिर्फ दोस्ती हो। साक्षी उसकी पॉकेट में अपने हाथों
अपने हाथों में रखा हुआ पेन लगाते हुए बोली, झुनझुनवाला कॉलेज आज से 9 महीने पहले एक अकाउंट्स का सेमिनार था। मशहूर बिजनेसमैन आरव कपूर स्पेशल गेस्ट बनकर आए थे। वहाँ के स्टूडेंट्स को अनाउंस की बारीकी और अपना अनुभव बताने के लिए, और एक लड़की ने उनसे पूछा था, मिस्टर कपूर क्या आप मुझे डेट करेंगे? कुछ याद आया है मिस्टर कपूर आपको? आरव तो मानो जैसे आज से ज़्यादा ज़िंदगी में कभी इतना ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ ही नहीं होगा, तब भी नहीं जब उसे नेहा और शिवम के बारे में पता चला था। साक्षी अपनी बात कहकर वहाँ से आगे बढ़ गई, जबकि आरव किसी पुतले की तरह वहीं पे खड़ा रह गया। उसकी जेब में अभी भी साक्षी के दिए हुए डिवोर्स पेपर और पेन पड़े हुए थे। आरव चला गया था आज से 9 महीने पहले। झुनझुनवाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में फ्लैशबैक, कहानी अतीत में। स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ ऑडिटोरियम लग रहा था, मानो पूरे शहर के स्टूडेंट वहीं आ गए थे। कारण था मशहूर बिजनेसमैन आरव कपूर, जो आज इन सभी को अकाउंट्स की बारीकियों और अपने अनुभव के बारे में बताने वाले थे। अपनी बात खत्म करके जब आरव ने स्टूडेंट से कहा कि वह अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ने अपने अपने डाउट्स शेयर किए। स्टेज पर खड़ा आरव उन सभी की बातों को सुनकर उन्हें सॉल्व कर रहा था। वह सभी सवालों के जवाब दे रहा था। तभी भीड़ में से एक प्यारी सी आवाज़ आई, मिस्टर कपूर क्या आप मुझे डेट करना चाहेंगे? यह आवाज़ उस भीड़ में कहाँ से आई, यह आरव नहीं देख पाया, पर उसका गुस्सा जैसे चरम सीमा पर पहुँच चुका था। एक तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वह पहले से ही इरिटेट हो चुका था और जल्दी जल्दी वहाँ से जाना चाहता था। ऊपर से इस लड़की के अतरंगी सवाल। आरव गुस्से से चिल्लाया, बेहतर होगा कि पढ़ाई पर फोकस किया जाए। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है, वही काम कीजिए। आरव गुस्से से स्टेज से नीचे उतर आया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह लड़की थी साक्षी, जो आरव की बहुत बड़ी फ़ैन भी थी, क्योंकि साक्षी ने अपनी सहेली से शर्त लगाई थी कि वह आरव कपूर को डेट के लिए पूछेगी। साक्षी जल्दी से अपनी सहेली के पास जाते हुए बोली, कहाँ भाग रही है? चल ला मेरे 2000। यार साक्षी, आज तो मेरे पास 200 भी नहीं है। उसकी सहेली ने कहा, तूने 2000 की शर्त लगाई थी, तूने कहा था कि मैं नहीं पूछ पाऊंगी, लेकिन देख मैंने पूछ लिया। साक्षी ने उसे खींचते हुए कहा। अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए उसकी सहेली बोली, देख यही है, आना जाना कैंटीन सब इसी में देखना है, मैं तुझे 2 दिन बाद दे दूंगी। यह कहकर उसकी सहेली वहाँ से भाग गई। फ्लैशबैक खत्म। कहानी वर्तमान में आरव अपनी जगह पर खड़ा यही सोच रहा था। इधर साक्षी अब अपने घर जाना चाहती थी। कार का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर से अपना मोबाइल उठाती है, फिर सोचती है उसके पापा आज बाहर जा रहे हैं, अब कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। अभी अगर वापस चली गई तो उसके पापा उसे देखकर परेशान हो जाएंगे और अपना जाना भी कैंसिल कर देंगे। और अगर आने का कारण पूछा तो साक्षी उन्हें बता देगी कि आरव अर्पित और उसे लेकर शक कर रहा है। फिर महेंद्र जी सबसे पहले आरव से मिलकर इस गलतफहमी को दूर करेंगे और उसे वापस कपूर हाउस भेज देंगे। और जब उसे वापस कपूर हाउस ही आना पड़ेगा तो अभी अपने घर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। वह खड़े खड़े सोच रही थी कि क्या करे। तभी आरव उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का। साक्षी अपनी उंगली दिखाकर आरव को चुप रहने के लिए कहती है, बस मिस्टर कपूर, मन तो नहीं कर रहा, पर मैं अकेले इस हाईवे से नहीं जा सकती, तो क्या आप मुझे मेरे पापा के घर पे छोड़ देंगे? तुम अपने पापा के घर क्यों जाओगी? तुम कपूर हाउस चलो। मिस्टर कपूर, मैं तलाक के पेपर पे साइन कर चुकी हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं अब इस दोहरे मानसिकता वाले आदमी के साथ नहीं रह सकती। देखो साक्षी, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, आई एम सॉरी। गलती? मिस्टर कपूर, तलाक देना गलती नहीं होती। मुझे तो लगता है
कि आपकी तो आदत हो चुकी है। देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी बार शादी करें उसे भी तलाक दे दें, फिर चौथी शादी करें फिर तलाक, फिर पांचवी फिर तलाक। आदत बड़ी गंदी चीज़ है मिस्टर कपूर। देखो साक्षी, मान रहा हूँ मैंने पूरी बातें जाने बगैर इतना बड़ा डिसीजन लिया, और यह तलाक का पेपर, इसमें मैंने अब तक साइन नहीं किया है, तो यह हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। हम दोनों को अब आपने अलग किया है मिस्टर कपूर। आपको क्या लगता है इतना आसान होता है माफ़ करना? मेरे अंदर भी इमोशन है मिस्टर कपूर। आप कहोगे तलाक दे रहा हूँ, अलग हो जाओ, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे और तुरंत माफ़ी मांग लेंगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगी। साक्षी कार की डिक्की खोलकर अपना बैग बाहर निकालने लगी। आरव उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, साक्षी प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अभी घर जाओगी तो पापा क्या कहेंगे? साक्षी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि सच में उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अपने पापा से वो क्या कहती। वह इतनी समझदार है कि जान सके कि एक बाप पर क्या बीतेगी जब उसकी बेटी उसे यह बताएगी कि वह अपना ससुराल छोड़कर आई है। यह कहेगी कि उसके तलाक के पेपर पर साइन कर दिया है। इस तरह साक्षी को अपने सोच में डूबा देख आरव फिर से कहता है, और सोचो हनी बनी, उन दोनों को कैसे समझाओगी? वह दोनों कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं घर पे। अचानक से साक्षी की आंखों के सामने हनी बनी का चेहरा आने लगा। वह भले ही उनकी माँ ना हो, लेकिन इन दोनों बच्चों ने उसे बहुत प्यार दिया था और इसीलिए साक्षी को उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार था। उसकी आंखें उन दोनों का नाम सुनते ही भर आई। उसकी भरी हुई आंखों से आरव को और देखा। आरव आगे बढ़कर उसके चेहरे को थामते हुए बोला, क्या तुम उन दोनों के लिए साथ नहीं चल सकती? तुम उसके पापा के साथ नहीं रहना चाहती? मैंने नहीं कहा था ऐसा, बल्कि मैं तो रहना चाहती हूँ आपके साथ। शादी के पहले दिन से ही मैं आपसे कह दिया था कि ये शादी मैं निभाना चाहती हूँ। तो ठीक है ना, लेते हैं एक और चांस। चलो घर, अपने घर। क्यों जाऊँ मैं ऐसे पति के साथ जो थोड़ा सा काम अकल है? साक्षी आरव पर झल्लाते हुए बोली, क्या? हाँ, आपको क्या लगता है डरती हूँ मैं आपसे? नहीं, चुप रहती हूँ क्योंकि आपसे लड़ना अच्छा नहीं लगता। आप कम बुद्धि नहीं हो गया? आपको समझ में क्यों नहीं आया? अगर मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़का होता तो क्या मैं कभी आपसे ये कहती कि मैं रहना चाहती हूँ आपके साथ? अगर मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़का होता तो क्या आने देती आपको अपने करीब? अगर मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़का होता तो क्या आपसे मैं कहती कि मैं आपकी पत्नी हूँ? मेरे बोले हुए बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? कुछ फोटोग्राफ्स को देखकर आपने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया। आरव तलाक के पेपर को फाड़ते हुए बोला, देखो फाड़ दिया मैंने इसे। सब ठीक है ना अब तो? नहीं मिस्टर कपूर, सब ठीक नहीं है। यहाँ पर तकलीफ हुई है मुझे। साक्षी ने सीने पर हाथ रखकर दिल के तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत दर्द होता है, क्योंकि यह दर्द उसने दिया जो पहली नज़र में ही पसंद आया था। यह दर्द आपने दिया है मुझे मिस्टर कपूर, आपने, और इसीलिए नाउ आई हेट यू, आई रियली हेट यू। मैं अब हनी बनी के साथ रहूँगी, आपके साथ कभी नहीं। साक्षी की आंखों में आंसू मोतियों की तरह एक एक करके लुढ़कते जा रहे थे। आरव झट से अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछते हुए उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और अपने सीने से लगाते हुए बोला, ठीक है, तुम कह रही हो मुझे कम अकल, मैं मान लेता हूँ। अब सब खत्म करते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं जैसे पहले किया था। साक्षी जो आरव के सीने से लगे रोए जा रही थी, अचानक से उसे अपने से दूर ढकेलते हुए बोली, मेरी माफ़ी इतनी जल्दी नहीं मिलती, किसी को कमाना पड़ता है। साक्षी ने दरवाज़ा खोला और कार में जाकर बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि अपने पापा के घर जाकर भी उसके पापा सब बातें समझकर उसे वापस उसी घर में छोड़ आते। तो अपने पापा तक इस बात को ले जाने से अच्छा था कि अपने हिसाब से आरव को सबक सिखाए।
आरव ने जैसे ही देखा कि साक्षी गाड़ी में जाकर बैठ गई, वह दूसरी तरफ कार में आकर बैठ गया। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, यह सोचकर कि साक्षी उसके साथ जा रही है। आरव गाड़ी अपने घर की ओर ले लेता है। जब वह अपने घर पहुंचा तो देखा घर में सभी इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। हनी बनी दौड़ते हुए साक्षी से लिपट जाते हैं। साक्षी ने भी बैठकर उन दोनों को अपने गले लगा लिया। आरव को सच में अपनी गलती पर बहुत अफसोस था। इतने प्यार से तो कभी रंभा ने भी उन दोनों को गले नहीं लगाया था, जितने प्यार से उन बच्चों को साक्षी गले लगाई हुई थी। घर में सभी से मिलने के बाद साक्षी दादी माँ के कमरे में चली जाती है। इधर आरव अपने कमरे में आ गया था। अपने कमरे में आकर आरव सोच रहा था कि साक्षी को कैसे मनाए। तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो, हाँ बोलो। क्या सोचा है आरव? परसों हमारी हियरिंग है, तुमने साक्षी को सब समझा दिया? सामने से आवाज़ आई। अचानक जैसे आरव का माथा ठनका। उसे याद आया कि परसों उसके केस की हियरिंग है, बच्चों की कस्टडी के लिए, जो केस उसके और रंभा के बीच चल रहा था, उसी को लेकर अभी अदालत में डिस्कशन चालू था। आरव साक्षी को इन सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह बोला, तू अपने हिसाब से सब हैंडल कर लेना, साक्षी को उसके बीच में लाना ज़रूरी है क्या? आरव कपूर इतना बड़ा नाम होकर भी क्या मेरे होते हुए मेरे बच्चों की कस्टडी के लिए मुझे उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? आरव की आवाज़ में जो गुस्सा था उसे उसका वह दोस्त जो वकील भी था वो बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा था। देख आरव, मैं ही नहीं लगभग हर कोई तेरे गुस्से को जानता है कि तू कितना शॉर्ट टेम्पर है और यही तेरे खिलाफ जाएगा। तू चाह कर भी अपने आप को उनके वकील के सामने डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो तू क्या चाहता है, मैं दुम दबा कर बैठ जाऊं? आरव, अपने गुस्से को कंट्रोल कर। साक्षी अब तेरी बीबी है और अब हम केस में उसकी मदद ले सकते हैं। मैं कल तेरे घर आता हूँ और एक बार उससे बात करके इस केस को मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चल ठीक है, कल तू आ जा, मैं साक्षी से बात करता हूँ तब तक। आरव फ़ोन रख कर पलटा ही था कि साक्षी उसके पीछे ही खड़ी थी। आरव अपने आप को डांटते हुए बोला, अभी यह भी सब कुछ सुन लिया होगा इसने। जितना चीज़ों को संभालो उतना ही क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा, अभी अभी कोई मुझे इस बात की नसीहत दे रहा था कि चलो नई शुरुआत करते हैं, और घर आते ही यह कहता है कि उस लड़की को इन सब में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं साक्षी, प्लीज़ इन बातों को लेकर मत बैठो बिल्कुल। मैं तो बैठने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं तो कह रही हूँ, डिवोर्स पेपर को क्यों फाड़ा? अभी होता तो कितना आसान होता, आप भी साइन कर देते। मैंने तो साइन कर ही दिया था उसके ऊपर, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करने की। साक्षी इस बात से नाराज़ थी कि आरव उसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। साक्षी की नज़र में इसका मतलब यही था कि आरव उसे बाहरी इंसान समझता था। आरव आगे गया और साक्षी के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हें सब में इन्वॉल्व इसीलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं देना था, बल्कि कारण ये था कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस सब झमेले में पड़ो और परेशान हो। अच्छा, इसका मतलब जब मेरी लाइफ में परेशानियां आएंगी तब मैं आपको न बताऊं, और आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने कहा ना कि मैं मौका दूंगा अपने रिश्ते को। अच्छा, यानी आप मेरी सभी परेशानियों में मेरे साथ रहेंगे। मैं आपको अपनी परेशानियों में इन्वॉल्व करूं, लेकिन आप मुझे अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वाह मिस्टर कपूर, आपकी थिंकिंग गजब की है, और इस थिंकिंग के साथ आप मेरे इस कमरे में रहिए, मैं दूसरे कमरे में अपने बच्चों के साथ रहूंगी। साक्षी आगे बढ़ी और अपना नाइट सूट लेकर बाथरूम की ओर जाने लगी। आरव उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। वह कुछ कहता तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी।
आरव और साक्षी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर आरव ने साक्षी का हाथ छोड़ दिया। साक्षी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने नेहा थी। उसके हाथ में कुछ सामान था। नेहा सामान साक्षी को देते हुए बोली, तुम्हारी रसोई का रस्म पूरा होगा। तुम्हारा हाथ जल गया था, इसीलिए तुम्हारी ये रस्म नहीं की गई थी, पर अब कल अच्छा मुहूर्त है। कल के ये तुम्हारे कपड़े हैं, यही पहनना। तुम्हारी पहली रसोई होगी सुबह पूजा करके। साक्षी मुस्कुराकर नेहा का हाथ से थाली ले ली। नेहा पीछे आरव की ओर देखती है और उसके मूड को देखकर समझ चुकी थी कि शायद वह साक्षी से कुछ बात कर रहा था और वो बीच में आ गई है। नेहा ने जीभ दिखाकर आरव को चिढ़ाते हुए कहा, इस सड़ी सी शक्ल बनाकर बीवी से बात करते हुए तुझे अजीब नहीं लगता? आरव ने नेहा की बात सुनते ही उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगा। नेहा झट से वहां से भाग गई। साक्षी मुस्कुराकर नेहा को इस तरह भागते देख रही थी। आरव ने दरवाज़ा बंद किया। साक्षी उस थाली को ड्रेसिंग टेबल के पास रखकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में वह चेंज करके बाहर आई। अपने परफेक्ट येलो मिकी माउस वाली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने वह अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी। आरव फिर से उसे मनाने की कोशिश करते हुए बोला, सुनो तो साक्षी। साक्षी इतनी आसानी से तो आरव को माफ़ नहीं करना चाहती थी। मिस्टर कपूर, मैं आपकी किसी भी बातों में नहीं आने वाली। ठीक है, मैं कल तुम्हें अपने वकील के पास लेकर चलूँगा। जो भी बातें होंगी तुम्हारे सामने होंगी। यही नहीं, मैं अपने सभी डिसीजंस में तुम्हें इन्वॉल्व करूँगा। अब तो मुस्कुरा दो और बातें करो। साक्षी उसे देखकर मुस्कुरा भी नहीं रही थी। बात करना तो बहुत दूर की बात है। सच कहूँ, जल गया था मैं उस लड़के को तुम्हारे साथ तस्वीर में देखकर। नेहा ने जब वो वीडियो भेजी और तुम्हें उसके साथ डांस करते हुए देखा, बता नहीं सकता, ऐसा लगा मानो जैसे कोई तुम्हें मुझसे छीन रहा हो। ओह रियली, छीन रहा था? और आप डिवोर्स पेपर लेकर आए थे, इसका मतलब समझते हैं आप खुद दे रहे थे मुझे किसी और को। आप मुझे छोड़ रहे थे ताकि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो उसके साथ मैं चली जाऊं। तो उसे छीना नहीं कहते, उसे दान में देना कहते हैं। आरव अपनी आंखें बंद करके फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। जिंदगी में पहली बार किसी को मनाने की कोशिश कर रहा था। आज तक उसने अपने घर में, अपने दोस्तों में किसी को भी इतना नहीं मनाया था। नेहा के साथ उसकी दोस्ती में जाने कितने बार झगड़े हुए होंगे, पर उन्हें एक दूसरे को मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। साक्षी देखो, ऐसा नहीं है। मुझे लगा तुम किसी और को चाहती हो और मैं तुम दोनों के बीच में आ गया हूँ। मिस्टर कपूर इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि समझ ना आए कि एक लड़की खुद आगे बढ़कर कह रही है कि वह आपके साथ रहना चाहती है। ठीक है, मैं नहीं समझ पाया यह बात। एक बार भी मेरे पल्ले यह नहीं पड़ा कि तुम कई बार मुझे यह कह चुकी हो कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो, और फिर भी मैं नहीं समझ पाया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और होता तो तुम मेरे साथ क्यों रहती। इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? हाँ, यही कि मैं बहुत भोला हूँ। साक्षी मुस्कुराई और फिर आरव से बोली, भोला नहीं, बेवकूफ़, मूर्ख, फूल हैं आप। अपने लिए बेवकूफ़, मूर्ख और फूल जैसे शब्द सुनकर आरव हैरानी से साक्षी की ओर देखने लगा। यह पहली लड़की थी जो उसे उसके मुंह पर बेवकूफ़ और मूर्ख कह रही थी। देखिए मिस्टर कपूर, मैं फ़िलहाल अपने बॉयफ्रेंड अर्पित के ख्यालों में खोने के लिए जा रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। उसने तकिया जोर से सोफे के ऊपर फेंका और उस पर धड़ाम से गिरते हुए लेट गई। आरव हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। फिर उसने पलटकर उस थाली की तरफ देखा जो इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के पास रखी हुई थी। उसमें लाल और हरे रंग की साड़ी रखी हुई थी, साथ में श्रृंगार का सारा सामान भी था। उसे देखकर आरव मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, साड़ी पहनना तो आता नहीं है मैडम को। चल आरव, कल मनाने की कोशिश करेंगे मैडम को साड़ी पहनाते हुए। आज तू भी आराम से सो जा।
दोस्तों कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिए।